Hello everyone, welcome back to my channel Campus Classroom. I am खुशबू स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। लास्ट वीडियो में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का यूनिट 1 की थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर ली थी। आज की वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का यूनिट 2 जो है वो करने वाले हैं, लिसनिंग स्किल्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इस बार भी कह रही हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वाले पीडीएफ से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। लिसनिंग स्किल होती क्या है? लिसनिंग स्किल एक ऐसी सॉफ्ट स्किल है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी हो, तो उसके लिए आपकी लिसनिंग स्किल का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप दूसरों की बात को अच्छे से सुन पाओगे, समझ पाओगे। और जब आप दूसरों की बातों को अच्छे से सुनते हो और समझते हो, तभी आप उस पर अपना रिएक्शन भी अच्छे से दे पाओगे, तभी वो आपके काम में भी मदद करेगा। अब ऐसी कौन सी लिसनिंग टेक्निक्स हैं जो इन्हेंस करती हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स को? यानी कि लिसनिंग टेक्निक्स कैन इन्हेंस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी बोला ना कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने के लिए लिसनिंग टेक्निक्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब वो लिसनिंग टेक्निक है कौन कौन सी? फर्स्ट, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। लिसनिंग टेक्निक अच्छी होगी तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेगा। अगर हम दूसरों की बात को अच्छे से सुनेंगे, उस पर कंसंट्रेट करेंगे, उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो कम्युनिकेशन है ना वो एकदम इम्प्रूव वे में चलेगी। हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो बिल्कुल नहीं होंगी। बिल्कुल नहीं होने का तो चांस काफ़ी कम, मतलब थोड़ी बहुत तो हो सकती है, बट हाँ, काफ़ी हद तक जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो कम हो जाएंगी। बिल्डिंग ट्रस्ट। हमारे बीच में इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि अगर इंसान को लगता है ना, बोलने वाले को, कि सामने वाला आपकी बात अच्छे से सुन रहा है, वो आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है आपकी बातों में, तो इससे क्या है, ट्रस्ट भी बिल्ड होता है और ये हमारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा होता है। एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। जो एक्टिव लिसनिंग क्या है, वो सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी की बात को सुन रहे हो। अभी मैंने बताया ना कि उसकी बात को समझना, उसकी इमोशंस को, उसकी बात के पीछे के उसका क्या कारण है, उस सबको समझना होता है। जो हमें क्या करता है, अपने दूसरे पार्टनर से, जिसकी भी आप स्पीकर की बातें सुन रहे हैं, उससे आपको इमोशनली अटैच करता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सारी बातें घूम फिर के एक ही जगह आती है कि अगर हमारी लिसनिंग स्किल अच्छी होगी, हम बिना स्पीकर को इंटरप्ट किए अपना फीडबैक उसको देंगे अच्छे से और उसकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तो इससे क्या होगा, मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा, जो कि एक अच्छे स्मूथर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ का प्रमोट करता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। कम्युनिकेशन अच्छी होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होगी, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है काम की, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। काम भी अच्छे से होगा, परफेक्ट होगा, एक्यूरेट होगा, कोई गलतियों की जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा हद तक कम हो जाएंगी। पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर। वर्क प्लेस पर एक पॉजिटिविटी रहेगी कि हाँ, हमारे यहाँ पे परफेक्ट काम चल रहा है, हर कोई एक दूसरे की बात को सुनता है, उसकी वैल्यू करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, कोलैबोरेटिव और सपोर्टिव टीम इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट होता है। क्लाइंट एंड कस्टमर रिलेशनशिप्स। इससे क्या होता है कि क्लाइंट और कस्टमर का जो रिलेशनशिप है ना, वो भी अच्छे से इंक्रीज होता है। यानी कि एक दूसरे को समझते हैं अच्छे से, एक दूसरे की नीड्स को, एक दूसरे के कंसर्न को अच्छे से समझना, और इससे क्या होता है कि बेटर सर्विस की ओर जो है लीड करता है। ये इंक्रीज करता है क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन को। क्लाइंट को भी सेटिस्फैक्शन मिलता है अगर वो उसे लगता है कि हाँ, मतलब जो हमें जो काम हमारे जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो हमें अच्छे से समझ रहे हैं, हमारी चीज़ों को, हमारी जो नीड है उसको समझ रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा है जो भी हमारी चीज़ें हमें चाहिए। अब इश्यूज़ क्या है? लिसनिंग में इश्यूज़ कहाँ आ जाती हैं? तो लिसनिंग में जो सबसे बड़ी इशू है वो इंटरप्टिंग है। यानी कि जब कोई आपकी बात को इंटरप्ट कर देता है। आप सामने वाला आपको बोल रहा है, बट आपने उसकी बात को इंटरप्ट कर दिया। तो इससे क्या होता है ना कि मोस्टली वो क्या करते हैं कि अगर क्या आप सामने वाले की बात को सुनना नहीं चाहते हो ना, सामने वाला बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। आप उसकी बात को सुन नहीं रहे हो, इधर-उधर अपना ध्यान भटका रहे हो, ठीक है? तो वो इरिटेट हो जाता है, खासकर जॉब इंटरव्यूज़ में। यानी कि जॉब इंटरव्यू में अगर आप सामने वाले की बात अच्छे से सुन नहीं रहे हो, तो आप उसके आंसर्स अच्छे से नहीं दे पाओगे। अगर आपने किसी एक क्वेश्चन को बीच में रोक दिया, आपने उसको क्वेश्चन आधा ही सुनकर अपने हिसाब से आंसर देना शुरू कर दिया, तो इट्स नॉट गुड फॉर यू ऑल्सो। ये तो आपके हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। सो बेहतर है सामने वाले को तो पूरा अच्छे से पहले सुन लो, उसके बाद कुछ इंटरप्ट करो उसको, उसके बाद अपना आंसर दो। एक्सेसिव टॉकिंग, ज़्यादा भी नहीं बोलना,
प्रॉपर कन्वर्सेशन चाहिए, तो हर इंसान को, सामने वाले को और आपको, दोनों को बोलने का प्रॉपर वो बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर सिर्फ सामने वाला बोले जा रहा है, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो ये भी क्या होता है कि किसी को लगने लगता है क्या है कि सामने वाला शायद हमारी बात पे इंटरेस्टेड नहीं है। वो ये नहीं समझेगा कि हो सकता है कि आप इंट्रोवर्ट हो, आपको ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, बट हाँ, सामने वाला डायरेक्ट ये सोचेगा कि शायद इसको इंटरेस्ट नहीं है हमारी बातों में। तो इसलिए एक्सेसिव टॉकिंग भी नहीं करनी है कि तुम ही से बोलते जाओ और सामने वाले को भी बोलने देना है, ठीक है? बीइंग साइड ट्रैक, बार बार इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, इधर उधर नहीं देखना है कि तुम्हारे फोन में कुछ हुआ तो तुम चेक करने लग गए हो, टाइम कितना हो रहा है बार बार देख रहे हो। क्लास में क्या होता है, जब हम स्कूल में होता है, अगर हम बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखते हैं तो मैम कहती है ना इसका पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। कैसे? उन्हें पता है कि हम बार बार दूसरी तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब हमने कुछ तो सोच रखा है ना कि हमने इस टाइम पे कुछ तो करना है, तभी हम बार बार टाइम देख रहे हैं। या तो हमें पीरियड ओवर होने का वेट होता है कि हमारी अब जो सब्जेक्ट का पीरियड है ये ओवर होगा, या हमें लंच का वेट हो रहा होता है, या हमने कुछ सोचा होता है कि हाँ हम इतने टाइम पे कुछ करने वाले हैं। तो उससे हमें टीचर को पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा जो है डिस्ट्रैक्टेड है, वो एक दूसरी तरफ उसका ध्यान है। अब एक्टिव लिसनिंग क्या है? शुरू में हमने बात की लिसनिंग की। लिसनिंग से मतलब दूसरों की बात को अच्छे से समझना, सुनना। एक्टिव लिसनिंग वही है, मतलब बातों में जो है जुड़े रहना, ठीक है? दूसरे हमारी कम्युनिकेशन स्किल को इन्हेंस करने के लिए ज़रूरी है। अब एक्टिव लिसनिंग क्या है? ये एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल है जिसमें आप फुल्ली, मतलब पूरी तरह से फोकस्ड हो, पूरी तरह से स्पीकर की बात को सुन रहे हो, उस पे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। सामने वाला कुछ बोल रहा है तो हाँ, आप अपना जो सर है उसको नोट करते हो, हिलाते हो। कभी-कभी अगर आपसे कोई अच्छे से बात कर रहा है तो आप उसे देख के स्माइल करते हो, हमें पता चलता है कि हाँ, ये बंदा हमारी बात को सुन रहा है, समझ रहा है। ठीक है? एक्टिव लिसनिंग जो है वो आपको दूसरे पर्सन की बात को अच्छे से सुनने का अलाउ करता है। फिर उसको आप अच्छे से इस बात पर अगर आप उसके सामने वाले की बात अच्छे से सुनोगे तो आप उस पर रिस्पॉन्ड भी उसी अकॉर्डिंगली अच्छे से करोगे। अब एक्टिव लिसनिंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनदर पर्सन और ग्रुप इज नोन एज एक्टिव लिसनिंग। मतलब जो प्रोसेस होता है दूसरे से इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने का, एक पर्सन से दूसरे को, उसे हम एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। अब नाउ let's talk about some habits to cultivate for effective active listening skill. Effective active listening skill को cultivate करने के लिए ऐसी कौन सी कुछ आदतें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी? पहला, फोकस। साफ बात है, जो भी स्पीकर बोल रहा है आपको उस बात पे फोकस करना होगा, उसके वर्ड्स पर क्लोज अटेंशन रखनी होगी, बिना उसको अवॉइड किए, बिना किसी तरफ डिस्ट्रैक्ट हुए, ठीक है? इंगेजमेंट, उससे आई कांटेक्ट बनाकर रखो, एक्टिवली इंगेज रहो उसकी बातों में। मैंने भी कहा ना, नॉर मतलब सर हिलाते रहो अपना। रिस्पेक्ट, स्पीकर की बात को अच्छे से पूरी तरह खत्म हो जाने दो, उसकी क्वेश्चन को खत्म हो जाने दो, उसे बीच में इंटरप्ट मत करो अपना रिस्पांस देने के लिए। आपको कोई रिस्पांस देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोलता है ना टीचर कि अपना हैंड रेज कर लो या ऐसा कुछ करो, बट आप बीच में मत टोकना। क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि उन्हें पता है कि अगर वो बीच में कोई टोकेगा तो उनका जो फ्लुएंसी है वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए बीच में ना टॉप करो, उनका रिस्पेक्ट करना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेटिक्यूट। नेटिक्यूट क्या होता है? नेटिक्यूट जो है वो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना होता है, नेटवर्क और एटिक्यूट। अब एटिक्यूट क्या है? तो एटिक्यूट जो है वो फॉर्म्स विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनीवन ऑफ अ गुड ब्रीडिंग और प्रिस्क्राइब्ड बाय अथॉरिटी इन सोशल और ऑफिशियल लाइफ। मतलब ऐसी चीज़ है जो हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे सामने वाला जो है वो हमारे अच्छे से बिहेव करे, हम ऑफिशियली अपनी लाइफ में और प्रिस्क्राइब करते हैं उस चीज़ को कि अच्छे से किसी के साथ रहना, किसी के साथ बिहेव करना, ठीक है? अब it comprises of the etiquette one must have in the cyber space। यानी कि साइबर स्पेस पे हमारी अच्छी खासी मतलब बने, हम एक दूसरे से अच्छे खासे तरीके से बात करें, ठीक है? अब नॉर्मली देखा जाए तो क्या होता है नेटिक्यूट? बेसिक प्रिंसिपल्स, मतलब एक ऐसी तरीका जो हम नेटिक्यूट की बात करें तो जो हम सबको फॉलो करना चाहिए, दूसरे की रिस्पेक्ट करना, अच्छे से बात करना, ठीक है? ये सारी चीज़ें। अब नेटिक्यूट क्या है? हमारा बिहेवियर कैसा रहता है इंटरनेट पर, यानी कि एक कोड है इंटरनेट पर गुड बिहेवियर के लिए, ठीक है? इसमें जैसे कि बहुत सारे इंटरनेट के एस्पेक्ट्स होते हैं, ईमेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन चैट, वेब फॉर्म्स, इन सब पर क्या होता है कि आप जब भी किस तरह से आप कनेक्ट करते एक दूसरे से, किस तरह से उसका बिहेव करते हो, सारी चीज़ें होती हैं। नॉर्मल, जेट Shapiro and Robert H. Anderson in their work towards an ethics and etiquette for electronic mail
1985 प्रपोज बेसिक गाइडलाइंस फॉर नेट कम्युनिकेशन। नेट कम्युनिकेशन के कुछ गाइडलाइंस उन्होंने क्या की थी, बनाई थी, प्रपोज की थी, जिससे क्या है कि हम बात तो करें ऑनलाइन, मैंने भी कहा ना कि हमारे बेसिक चीज़ों को फॉलो करते हुए, यानी कि आप किसी और के साथ मिसबिहेव ना कर बैठो, मतलब अच्छे से सबके साथ बिहेव करो। इस तरह सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ बेसिक रूल्स, फंडामेंटल रूल्स बनाए थे कि आप इंटरनेट पे किस तरह से बात करोगे। ट्राई टू क्रिएट सिंगल सब्जेक्ट कम्युनिकेशन व्हेनेवर पॉसिबल, यानी कि सिंगल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के पॉसिबल करो कि आप ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व ना हो। नेवर फॉरगेट दैट एनी मैसेज यू सेंड इज परमानेंट। ये मत बोलना कि आप इंटरनेट पर जो भी मैसेज भेजोगे वो परमानेंट है। आजकल ऐसी काफ़ी सारी टेक्निक्स आ चुकी है जिसकी वजह से क्या है, आप कभी-कभी डिलीट भी कर सकते हैं कुछ ऐसे मैसेजेस, बट आप अपने फ़ोन से डिलीट कर दोगे, जिसको आपने भेजा आप वहाँ से डिलीट कर दोगे। कोई ना एक ऐसी जगह होती है जहाँ आपके सारे मैसेजेस स्टोर होते हैं, हम सब जानते हैं, ठीक है? हैव अ मॉडल ऑफ योर इंटेंडेड ऑडियंस इन माइंड, यानी कि एक सोच कर चलो कि आपकी जो बातें सुनने वाला है ना, वो आपकी बातों पे किस तरह से रिएक्ट करेगा। प्रॉपर्ली उसको अपने दिमाग में इमेजिन कर कर ही कुछ भी मतलब सेंड, कोई भी मैसेज, कोई भी कम्युनिकेशन किया करो। कीप द मिनिमम नंबर ऑफ रेसिप्टेंट्स, यानी कि कोशिश करो कि आपकी मैसेज कम से कम लोगों तक जाए। अगर आप खुद श्योर नहीं हो कि आप किस तरह से क्या करने वाले हो और आपको लगता है कि हाँ, ये मैसेज आगे जाके हर शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, तो यही कोशिश रखना कि कम लोगों तक ही जाए। सेपरेट ओपिनियन फ्रॉम नॉन ओपिनियन एंड क्लियरली लेबल इट, यानी कि आपका जो ओपिनियन है वो नॉन ओपिनियन से सेपरेट होता है और इसको क्लियरली लेबल करो, ठीक है? एनी इमोशन यू विश टू एक्सप्रेस इन अ मैसेज लेबल इट क्लियरली, यानी कि अगर आप अपने मैसेज के थ्रू कोई इमोशन एक्सप्रेस करना चाहते हो तो उसको अच्छे से लेबल करो। ये ना हो कि आप तो कुछ और एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, बट जो आपके रिसिप्टेंट्स है, जो रिसीवर है आपके मैसेज के, वो उस मैसेज को किसी और तरह से ले लें। लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, फॉर्मेलिटी का पूरा ध्यान रखना है कि आप ओवर ना हो जाओ, ठीक है? वन मस्ट आइडेंटिफाई वन सेल्फ एंड वंस एफिलिएशन क्लियरली, यानी कि आपको खुद को और खुद के एफिलिएशंस को क्लियरली समझना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। यू मस्ट चेक हु यू ब्रॉडकास्ट द इन्फॉर्मेशन, आपको देखना होगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भेजी है वो किसको भेजी है क्लियरली। ऐसा ना हो जाता ना कि हम किसी को भेजा था किसी को चला जाता, तो इससे क्या होता है, अक्सर ऐसा भी होता है कि ऐसे किसी को चला जाता है जिसके पास गलती से भी नहीं जाना चाहिए। तो मेक श्योर करना है कि आपने जो अपने ब्रॉडकास्ट की इन्फॉर्मेशन वो किसको की है। Before criticizing any third party over internet, give them a chance to respond. पहले आपने समझा, आपने कुछ भी किया, उससे आप किसी और को जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हो, इससे पहले कोशिश करो, मतलब किसी और को क्रिटिसाइज करने से पहले, उसे गलत ठहराने से पहले कोशिश करो कि आप उन्हें एक चांस दो रिस्पॉन्ड करने का, ठीक है? अब इम्पोर्टेंस ऑफ नेटिक्विट क्या है, नेटिक्विट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। नेटिक्यूट जो प्रमोट्स करता है रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली हम हमारे जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें माइंड में रखकर चलते हैं कि हमें ऑनलाइन किस तरह से बात करनी है, हम अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए चलता है, तो हमें ये चीज़ दिमाग में रखना, तो ये ऑब्वियस बात है हमारी रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन प्रमोट करता है। अगर हम एक दूसरे से अच्छे से बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एक परफेक्ट मैनर में, तो उस वक्त हम ध्यान में पूरी तरह रखते हुए चलता है कि हमारी जो लैंग्वेज है, टोन है, हम जो भी मैसेज कर रहे हैं वो सब परफेक्ट है ना, ये किसी तरह से सोसाइटी को इफेक्ट तो नहीं, नेगेटिव वे में तो इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक? तो इसलिए ये हमारे रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन को जो है वो प्रमोट करता है। प्रिवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग, हम अच्छे से किसी से बात करेंगे बिना किसी तरह के इनप्रॉपर कम्युनिकेशन के, तो वो हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग को कम कर देगा, ठीक है? बिल्ड्स अ पॉजिटिव ऑनलाइन रेपुटेशन, हमारी ऑनलाइन रेपुटेशन जो है उसको भी पॉजिटिवली बिल्ड करता है। सामने वाले को पता है कि हाँ, ये इंसान कैसा है, ये अच्छे से बात करता है। कोई भी सुपरस्टार, हम लोग सुपरस्टार्स की अपने दिमाग में इमेज किस तरह से बनाते हैं, वो ऑनलाइन खुद को कैसे शो करता है। कोई सुपरस्टार खुद को अगर ऑनलाइन अच्छा शो करता है तो हमें लगता है वो अच्छा है, हम भले नहीं जानते वो पर्सनली कैसा हो, हमें कुछ नहीं पता। कुछ सुपरस्टार अगर खुद को नेगेटिवली शो कर देता है, कभी गुस्सा कर देता है, तो हम लोग उसको उनको ट्रोल करने लगते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि वो बहुत बुरे हैं। ये हमारे पर्सनल ओपिनियन है जो हमने बना लिए किसी को देखकर, ठीक है? तो इसीलिए जो नेटिक्वेट है वो बहुत ज़रूरी है, वो हमारी पॉजिटिव ऑनलाइन रेपुटेशन को बिल्ड करता है। ऑनलाइन ये बिल्ड करता है कि हाँ, जो ये इंसान है वो लोगों को एक बेटर वे में इन्फ्लुएंस करता है, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है? इंश्योर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, अगर आप ये डालते हो कि आपके मैसेजेस अधिकतर लोगों के साथ शेयर ना हो, तो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है। आप खुद को बचा सकते हो साइबर बुलिंग मतलब साइबर बुलिंग के अगेंस्ट अगर आप केस कर सकते हो, ठीक है? अगर ऐसा कुछ कभी होता भी है तो
कि कोई अगर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक करता है तो ये हम सबको पता है। तो सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है आज के टाइम में ऑनलाइन, पहले नहीं हुआ करती थी इतनी, क्योंकि पहले जो था पता नहीं लगा पाते थे कि अगर किसी ने लीक की इन्फॉर्मेशन तो किसने की। बट आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, हम लोग ईजिली पता कर सकते हैं कि हाँ हमारी इन्फॉर्मेशन किसने लीक की है। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ साइट्स को क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, बट इट्स पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फैसिलिटेट्स कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट, यानी कि कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट को फैसिलिटेट करता है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े रहोगे तो एक तरीके से अगर कोलैबोरेशन का सेंस प्रोवाइड करता है आपको, यानी कि आपको पता है कि आप जो बातें कर रहे हो वो बहुत सारे लोगों के साथ इन्वायरमेंट में शेयर हो रही है, आपकी जो ओपिनियन है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है, आपकी जो आइडियाज़ है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहे हैं, आपके थॉट्स बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो ये एक तरीके से आपको इन्वायरमेंट के कोलैबोरेट करता है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक, 5 Ws एंड अदर टिप्स, यानी कि वो 5 Ws कौन से हैं जो इंश्योर करते हैं कि आपकी जो कन्वर्सेशन है वो जो फोकस्ड रहे, रेलिवेंट रहे। ठीक है, सो जो 5 Ws है वो है हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। कैसे, हु नीड्स टू रिसीव दिस इन्फॉर्मेशन, पहले आपको ये देखना होगा कि ये इन्फॉर्मेशन किस तक पहुंचनी जरूरी है, किसको जरूरत है इस इन्फॉर्मेशन की। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस कम्युनिकेशन, इस मैसेज का मेन पर्पस क्या है, इस कम्युनिकेशन का जो मेन पर्पस है वो क्या है। यानी कि आपके किसी नए प्रोसेस या नए प्रोडक्ट के लिए क्लैरिफिकेशन मांग रहे हो किसी से, या आप अपनी टीम को अपडेट करना चाहते हो, या फिर अपने सुपरवाइजर को एक प्रोजेक्ट के बारे में प्रोग्रेस के बारे में बताना चाह रहे हो। मतलब कारण क्या है आपके इस कम्युनिकेशन का। ठीक है, व्हेन शुड यू एक्सपेक्ट अ रिस्पॉन्स टू दिस मैसेज, आप कब चाहते हैं कि ये मैटर का आपको रिस्पॉन्स मिले, यानी कि क्या ये मैसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, या फिर इसका एक की शेड्यूल मतलब डेडलाइन है इसकी सेट है जो पहले से कि हाँ इस टाइमलाइन के अंदर में ही आपको इसका रिस्पॉन्स चाहिए होगा। तो आपको सामने वाले को इस बारे में भी मतलब सब कुछ ध्यान में रखकर ही आपको मैसेज भेजना होगा। वेयर इज़ द मोस्ट सुटेबल प्लेटफॉर्म फॉर सेंडिंग दिस मैसेज, कि इस मैसेज को आपको किस तरह से भेजना चाहिए, ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। ये सारी चीज़ें ना, ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। पहले आप किसको भेज रहे हो, उससे ज़्यादा आपको पता चलेगा कि क्या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी भेजना। मतलब किसको भेजने से पता चलेगा कि अभी मतलब क्या ज़रूरत क्या है इसे भेजने की। फिर पता चलेगा कि आखिर ये कितनी ज़रूरी है भेजना, मतलब इसका रिस्पॉन्स हमें कितनी जल्दी चाहिए होगा। फिर हम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करें कि कौन सा हम ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ करें जिससे इमीडिएट रिस्पॉन्स मिले। अगर इमीडिएट चाहिए तो फ़ोन कॉल करो, फ़ोन कॉल का आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है। वीडियो अगर आप किसी को फेस टू फेस देखना चाहते हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लो। थोड़ा टाइम चलेगा तो ईमेल कर दो, इंस्टेंट मैसेजेस कर दो। ठीक है, फिर डिसाइड हुआ कि वाई इज दिस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट टू यू, कि आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इन 5 Ws के साथ और कुछ जो है ऑनलाइन कम्युनिकेशन की जो कुछ इफेक्टिव प्रोफेशनल सेटिंग्स हैं वो कौन से होते हैं। तो टोन एंड लैंग्वेज, आप जो बात कर रहे हो आप एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल रिस्पेक्टफुल टोन यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे, जिससे कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आगे जाके ना हो। कल्चरल सेंसिटिविटी, यानी कि आप कल्चरल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। यानी कि ऐसा ना हो कि आपने तो मैसेज कर दिया बट सामने वाला आपके मैसेज को गलत तरीके से ले ले, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप लोग अलग स्टेट से हो या आपके कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, इस वजह से। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, पूरा ध्यान रखना है कि जो मैसेज हो वो पूरी तरह से आप प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को ध्यान में रखकर ही इन्फॉर्मेशन जो है शेयर कर रहे हो। रिस्पॉन्सिवनेस, कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो भी ऑनलाइन हो आप उसको प्रॉम्प्ट करो, रिस्पॉन्स करो उस पर। यूज़ ऑफ विजुअल ग्राफिक, यानी कि चार्ट्स, डायग्राम्स, इन सब का यूज़ करना जो है वो बहुत ही बेहतरीन और फ़ायदेमंद होता है हमारे इन्फॉर्मेशन को और अच्छी तरह से शेयर करने के लिए। अब कुछ इम्पॉर्टेंट नेटिक्वेट्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट नेटिक्वेट्स। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट नेटिक्वेट है आस्क फॉर एन एजेंडा, यानी कि आपको एक मीटिंग के लिए इनविटेशन आया, वर्चुअल मीटिंग के लिए। अब उसका टाइटल है प्रोजेक्ट अपडेट। अब आपको डायरेक्ट उन्होंने कह दिया कि प्रोजेक्ट अपडेट। अब आपको ये नहीं पता कि किस प्रोजेक्ट की बात होने वाली है, क्या बात होने वाली है, किस अपडेट के बारे में बात होने वाली है। तो आप क्या करते हैं, आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि हम किस प्रोजेक्ट पे बात करने वाले हैं, किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम अपडेट की बात करने वाले हैं, सो दैट आप अपने आप को उसके लिए पहले से प्रिपेयर कर सको। कम प्रिपेयर, अब हमने क्यों मांगा था, क्यों पूछा था उनसे एजेंडा, ताकि हम पूरी तरह से खुद को प्रिपेयर कर सकें मीटिंग से पहले ही। जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है उस मीटिंग से रिलेटेड, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम सबको रेडी कर सकें,
सोच सके कि हाँ, हम इस एजेंडा के बारे में अपने कौन से थॉट्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम क्या सोचते हैं इस एजेंडा के बारे में, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट वन, मेंटली प्रिपेयर फॉर द मीटिंग। अब मेंटली प्रिपेयर क्या होता है? हम लोगों को जब भी कोई कहता है कि जितने भी आप लोग मोटिवेशन वाले देखोगे ना, तो आपको ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आप अपनी स्टडी जो है वो इंक्रीज़ करनी है ना, तो उसके लिए प्रॉपर स्टडी स्पेस अपना बनाओ। क्यों? क्योंकि आप फिर उसके ना आपको उस जगह की फिर आदत हो जाती है। आपको पता है कि हाँ, ये जगह है हमारी पढ़ने की, यहाँ मेरा कौन-सा सामान कहाँ है, कैसे है, आप उसको खुद को उससे ना अच्छे से अटैच कर लेते हो। अब ऑफ़िस में ऐसा क्या होता है, आपको अपनी एक सीट पता है, आप वहीं पूरा टाइम स्पेंड करते हो। आपको पता है कि हाँ, हमारी जो चीज़ें हैं कैसी है, आप अपनी स जगह के साथ ना प्रॉपर्ली एनवायरनमेंट के साथ एंगेज हो चुके हो। तो फिर दूसरी जगह जाने के लिए, मीटिंग के लिए आपको पहले अपना सारा काम सेव करना होता है, पहले ही पानी-वानी पी के अच्छे से रेडी रहना होता है, ताकि मीटिंग रूम में इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। सो दैट्स अ टॉपिक कि मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, मीटिंग में जाने से पहले फ़ोन्स वगैरह को स्विच ऑफ करना होता है, ताकि जो भी अननेसेसरी मैसेज है या अननेसेसरी जो भी नॉइज़ है वो क्रिएट ना हो। रिफ्रेन फ्रॉम टाइपिंग ड्यूरिंग मीटिंग्स, मीटिंग्स के दौरान कोशिश करना है कि आप किसी भी तरह के मतलब लैपटॉप्स वगैरह पे मीटिंग के नोट्स जो हैं वो फीड ना करो, क्योंकि जब लैपटॉप पे आप करते हो या फिर जब आप चैट्स वगैरह यूज़ करते हो ना, तो कभी कभी वो कुछ अननेसेसरी साउंड क्रिएट्स करती है जो सामने वाले स्पीकर को इरिटेट भी कर सकती है। सो कोशिश करो कि नोटबुक या पेन लेकर ही मीटिंग के दौरान हम लोग जो है नोट्स रिकॉर्ड करते हैं, बाद में सब लैपटॉप में फीडबैक फीड कर लेते हैं, बट दैट टाइम को हम यही कोशिश करते हैं कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉइज़ है वो अवॉइड कर सकें, वो हम करते हैं। ड्रेस अप्रोप्रिएटली, हम सबको पता है कि अगर मीटिंग में है तो हमें एक प्रॉपर ड्रेस जो है वो वियर करना होगा, प्रोफेशनलिज्म हमें शो करनी होती है, जो कि सबसे पहले आपकी ड्रेस से, आपके अपीयरेंस से ही शो होती है। सो एक परफेक्ट ड्रेस पहनना, यानी कि एक प्रॉपर क्लीन शर्ट, क्लीन शूज़, खुद को एक परफेक्ट लुक देना, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक प्रोफेशनल मीटिंग के लिए। म्यूट योर माइक्रोफोन व्हेन नॉट स्पीकिंग, जब भी आप नहीं कुछ बोल रहे हो, कोई अपनी सजेशंस नहीं दे रहे हो मीटिंग के दौरान, अगर आप घर पर हो, होम से कर रहे हो, तो फिर बेटर होता है कि आप जो है वर्चुअल मीटिंग के दौरान अपना जो माइक्रोफोन है बस ऑफ कर लो जब आप नहीं बोल रहे हो। तो इससे क्या होता है ना, जितनी बैकग्राउंड साउंड्स होते हैं वो काफ़ी वो कम हो जाए। अगर आपके घर में बच्चे हैं वगैरह, तो इस तरह से साउंड जो है वो कम हो जाती है। टर्न ऑन योर कैमरा, कैमरा जो है वो ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है मीटिंग्स के दौरान। ये क्या करता है ना, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। ऐसा लगता है ना कि आप ह्यूमन कनेक्शन कर रहे हो, यानी कि आप एक दूसरे के आई कॉन्टैक्ट्स होती हैं, आप सामने वाले को देखते हो तो आपको पता चलता है कि सामने वाला आपकी बात को किस तरह से सुन रहा है, क्या वो इंगेज है आपके साथ इस कन्वर्सेशन में प्रॉपरली या नहीं है। जब हमारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए थे कोविड के दौरान, तो हमारा सबसे ज़्यादा रीज़न क्या था हमारे रिजल्ट ना अच्छा आने का? यही था ना, टर्न ऑन योर कैमरा। हमें कैमरा से फ़र्क ही नहीं पड़ता था, सिर्फ हमें टीचर की बातें सुननी होती थी, लेक्चर सुनने होते थे, तो वहाँ हो गया हमारा काम, खत्म यहीं पे। बट मेक श्योर करना होता है, तो इसीलिए जो है कैमरा ऑन करना बहुत ज़रूरी था। इसी से पता चलता है जो सामने वाला है वो कितनी एक्टिवली एंगेज है आपके साथ। अनाउंस योर प्रेजेंस एंड स्पीक क्लियरली, जब आप ज्वाइन करते हो कोई भी मीटिंग, तो कोशिश करो कि आपकी मीटिंग में जितने भी लोग हैं आप उन सबको हाय कहो, उन सबको इंट्रोड्यूस करो खुद को उनके सामने, उन्हें ग्रीट करना अच्छे से, अपनी बात को क्लियरली और लाउडली बोलो, ताकि जितने भी लोग आपके साथ मीटिंग में ज्वाइन हैं वो सब आपको सुन सके बिना किसी भी तरह से इग्नोर किए हुए आपको। स्पीक एट अ मॉडरेट पेस, यानी कि एक परफेक्ट वे में बात करना। अगर आप अपनी दूसरी कंट्रीज़ के कलीग्स के साथ जो है मीटिंग कर रहे हो, तो आपको सब कुछ ध्यान में रखते हुए बोलना होगा कि आप पहले तो अच्छे से बोल पाओ, आप अपनी भाषा में बात ना करो। जैसे कि समझ लो अगर आप मुंबई में रहते हो, तो मुंबई में लोग क्या करते हैं, नॉर्मली आप लोग कोशिश कर लेते हो, सोच लेते हो कि कोई नहीं मीटिंग है, हम लोग मराठी में भी बात करेंगे तो चल जाएगा, है ना? पंजाबी हो तो पंजाबी में भी, यार हमारे आस-पास सब पंजाबी है, क्या फ़र्क पड़ता है, पंजाबी में बात कर लेते हैं। बट जब भी आप डिफरेंट कंट्रीज़ के क्लाइंट के साथ या फिर कलीग्स के साथ मीटिंग कर रहे होते हो, तो आपको ये श्योर करना होता है, मेक श्योर करना होता है कि आप एक ऐसी बात बोलो जो सबको समझ में आए। ऐसे बोलो कि हर कोई आपकी बात को समझ पाए, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑडियो बुक लिसनिंग। अब ऑडियो बुक लिसनिंग क्या है? ऑडियो बुक्स रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ बुक्स, यानी कि बुक्स का वो वर्जन जो रिकॉर्डेड है, जो कि वॉइस में है, ठीक है? जिसमें जो नरेशन है वो कुछ एक्टर्स के थ्रू आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है? वॉइस एक्टर्स जो है वो यूज़ करते हैं। ये रिकॉर्डेड कैसे होती हैं? जैसे कि हमें बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं जो हमें
अवेलेबल होती हैं यूट्यूब्स पर, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है, जिन्हें आप डिजिटली डाउनलोड कर सकते हो, सीडीज में होती हैं, ठीक है। अब ऑडियो बुक्स जो है वो हम जिनमें ज़्यादा अच्छे से हम इंजॉय कर पाते हैं, हम खुद को फिजिकली जो है बिना उसको रीड किए भी हम जो है पूरे कंटेंट को अच्छे से हम समझ पाते हैं। अब क्या हो रहा है इसमें, आप जो है वो खुद को ऑडियो बुक के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। मतलब बच्चे नॉर्मली क्या, हम लोग भी अगर कोई स्टडी करनी होती है तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं बुक के कंपैरिजन में। अब जो है हम लोग नॉर्मली यूट्यूब को ज़्यादा प्रेफर करते हैं या फिर ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि वो ना हम लोग सुनते हैं ना जो चीज़ वो हमारे दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठ जाती हैं। भले ही हमारे दिमाग में बुक ना बैठे, बट सुनने वाली चीज़ें जो है हमारे दिमाग में बहुत बेहतर तरीके से जो है बैठ जाती हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल है, हैरी पॉटर स्टोरी जो है वो अवेलेबल है ऑनलाइन। स्पेन्स अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड जो है वो भी अवेलेबल है, ठीक है। ये कुछ ऑडियो बुक्स हैं। ऑडियो बुक से जो हमारी जो भी बातें हैं वो एक फ्लेक्सिबल वे में हो जाती है, यानी कि एक अच्छे तरीके से हम जितनी भी रिटन इन्फॉर्मेशन है उससे खुद को इंटरेक्ट कर पाते हैं। हम लोग जब कोई स्टोरी देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो हम कैसे उसे, हमारी मूवीज कितनी आसानी से याद रह जाती है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग उसे सुन रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, उसे देख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ने वाली चीज़ें भी हमें याद रहती हैं, ऐसा नहीं है, बट हाँ बहुतों को याद नहीं रहती, तो उसके लिए ऑडियो बुक से बेस्ट तरीका है पढ़ने के लिए, खुद को लोगों के एजुकेशन के साथ जोड़ने के लिए, एजुकेशन को एक एंजॉय करने के लिए, ठीक है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडियो बुक लिसनिंग। ऑडियो बुक लिसनिंग की सिग्निफिकेंस क्या क्या है? फर्स्ट वन, इंक्लूसिविटी, यानी कि जो ऑडियो बुक्स है वो आपको अल्टरनेटिव्स जो है वो होते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट्स के लिए। अब ऐसे लोग जो देख नहीं सकते हैं, ठीक है, उनके लिए तो ऑडियो बुक्स बेहतर है ना, क्योंकि वो सुन सकते हैं। देख नहीं सकते हैं बट सुन तो सकते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है ऑडियो बुक्स जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है अपनी बातों को, मतलब किसी भी नई स्टोरी से या किसी भी चीज़ से खुद को जोड़ने के लिए। लैंग्वेज इन्हेंसमेंट, लैंग्वेज भी हमारी अच्छे से इन्हेंस होती है, हमें प्रोनाउंसिएशन का अच्छे से पता चलता है कि किस वर्ड्स का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है। मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज़, जो ऑडियो बुक्स है वो हमारी इंटरेक्शन जो इंक्रीज अच्छे से करता है। इससे क्या होता है ना, हमारी कमिटिंग, एक्सरसाइजिंग, परफॉर्मिंग चोर्स, यानी कि हम अपने नॉर्मल छोटे मोटे डेली वर्क के साथ साथ भी ये सबको हम सुन सकते हैं। हम लोग अभी बहुत से लोग होंगे शायद जो मेरा लेक्चर सुनते हुए अपने थोड़ी बहुत दूसरे काम भी कर रहे होंगे, तो इस तरह से कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग, इसके लिए मैं स्टडीज रिलेटेड अलग एग्जाम्पल लेती हूँ। सॉन्ग्स का, सॉन्ग सुनते सुनते आप दूसरे काम भी कर लेते हो ना अपना, वो आपको अच्छे से एक्टिवेट भी करते हैं, जोड़ कर भी रखते हैं आपको। सॉन्ग, आप सॉन्ग सुन रहे हो, ये नहीं कि आप दूसरा काम कर रहे हो तो आप सॉन्ग नहीं सुन रहे हो, बट दो काम एक बार में हो रहा है, आप मल्टीटास्क कर रहे हो। नेक्स्ट है इनहैंस्ड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जब भी आप ऑडियो बुक्स को सुनते हो, जो बोलने वाले ऑडियो बुक्स होते हैं, तो उससे क्या होता है ना, कभी आप कंसंट्रेट भी कर पाते हो स्टोरी पे अच्छे से, वो आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता है। कुछ कन्वेंशनल रीडिंग जब हम कर रहे होते हैं, जब हम खुद रीड करते हैं किसी भी स्टोरी को, तो उससे क्या होता है, कभी कभी नींद आने लगती है, हम बोर होने लगते हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो यार छोड़ो ना, बोर हो रहे हैं, क्या करना है इसको, पर क्या आगे देखते हैं, कुछ और करते हैं। बट जब हम लोग ऑडियो बुक सुनते हैं तो हमें अच्छे से ना कॉन्सेंट्रेट करवाता है स्टोरी पे, हमें मतलब एंटरटेन करता है, ठीक है। एजुकेशन, अब जो ऑडियो बुक्स हैं वो और तरीके से बच्चों को जो स्टडी मटेरियल से जोड़ते हैं, ये सारे पॉइंट्स जो है वो मतलब मिला जुला कर जो है आप लोगों के लिए सेम ही है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो सारे पॉइंट्स जो है वो एकदम सेम है, सिर्फ इनके जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं, टॉपिक थोड़े से अलग करके एक लाइन या थोड़ा सा कुछ अलग कर बाकी सब सेम है, ठीक है। एजुकेशन में कैसे स्टूडेंट्स को सपोर्ट मटेरियल्स, जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं वो ऑडियो वे में होते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी इनहेंस होती है, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। एंटरटेनमेंट कैसे, अब हमारे पास जब भी अपना एक्स्ट्रा टाइम है या हम कोई दूसरा काम करते हैं तो उसको करते हैं, तो हम अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं ऑडियो बुक्स के थ्रू। फिर चाहे हम ऑडियो बुक्स पर कोई स्टोरी सुन रहे हों, कोई, ठीक है, करियर डेवलपमेंट, अब ऐसी काफ़ी सारी ऑडियो बुक्स हमारे बिजनेस रिलेटेड भी है, करियर डेवलपमेंट रिलेटेड भी जो है वो प्रोवाइडेड हैं, ठीक है। तो हम उसको सुन कर हम प्रोफेशनली खुद को और अच्छे से गाइड कर पाते हैं, वो हमें अच्छे से गाइड करते हैं, एक परफेक्ट और यूजफुल एडवाइस देते हैं, जिससे क्या होता है, हम खुद की पर्सनल ग्रोथ जो है वो अच्छे से कर पाते हैं। लैंग्वेज लर्निंग, आप जो ऑडियो बुक्स अगर हम दूसरे लैंग्वेज में सुनते हैं
तो वो क्या करता है, एक इफेक्टिव टूल होता है हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए दूसरे लैंग्वेजेस को सीखने के लिए, उसकी प्रोनाउंसिएशन एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइजिंग द ऑडियो बुक लिसनिंग एक्सपीरियंस। जो हमारी ऑडियो बुक की लिसनिंग एक्सपीरियंस है हम उसे और अच्छे से किस तरह से इंजॉय कर सकते हैं। चूज द परफेक्ट नैरेटिव। कोशिश करो कि तुम एक ऐसा नैरेटर चुनो अपनी बुक को उसको करने के लिए जिसकी जो वॉइस है, उसका एक्सप्रेसिवनेस तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है, समझ आ सके। एडजस्ट द प्लेबैक स्पीड। प्लेबैक स्पीड को अपने हिसाब से एडजस्ट करो। हर तरह के प्लेटफॉर्म्स पर ये ऑप्शन प्रोवाइडेड है कि आप प्लेबैक स्पीड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आपके पास टाइम कम है तो आप स्पीड को बढ़ा लो कि जल्दी जल्दी जो है आप सुन सको। हाँ, अगर आपको समझने में थोड़ा समय लगता है तो आप नॉर्मल स्पीड रखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नैरेटर फास्ट बोल रहा है तो आप स्पीड को कम भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यूज बुकमार्क एंड एनोटेशंस। बुकमार्क और एनोटेशंस का यूज करो हाईलाइट करने के लिए जो भी तुम्हें लगता है कि इंपॉर्टेंट है उसको। ठीक है, क्रिएट एन अप्रोप्रिएट लिसनिंग सेटिंग। एक परफेक्ट लिसनिंग सेटिंग अपने लिए एडजस्ट करो, ऐसे हेडफोन्स जिसमें नॉइज कैंसलिंग फैसिलिटी हो। ठीक है, एक परफेक्ट रूम चूज कर लो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पिकिंग द परफेक्ट ऑडियो बुक। अब तुमने जो है अपनी लिसनिंग स्किल के एक्सपीरियंस को कैसे इनहेंस ऑप्टिमाइज करना चाहिए तो देख लिया। अब ऑडियो बुक परफेक्ट किस तरह से चूज करना है, तो पहली बात तो ऑडियो बुक चूज करते वक्त सबसे पहले चीज़ अपने दिमाग में रखना है जर्नल, यानी कि अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ऑडियो बुक को सेलेक्ट करो कि तुम्हें किस चीज़ से जुड़ी हुई जो है वो स्टोरी तुम सुनना चाहते हो, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल या कोई और अलग तरीके की जनरल की जो तुम स्टोरी सुनना चाहते हो। ठीक है, फिर बुक लेंथ, ये देख लो कि जो बुक की लेंथ है वो परफेक्ट है कितनी है, तुम्हें उसके अकॉर्डिंग कैसी लिसनिंग हैबिट जो है वो बनानी होगी, मतलब तुम्हें कितना टाइम जो है उसको सुनने में देना होगा। ठीक है, रिव्यूज़ एंड रिकमेंडेशन, ध्यान दो कि उस बुक की जो रिव्यूज़ है वो कैसी है। अपने फ्रेंड्स से पूछो कि हाँ कि ये अच्छा है, ये इस पर टाइम वेस्ट करना सही रहेगा या मैं कुछ और ढूंढ लूँ। ठीक है, ऑडियो वर्जन ऑफ फेवरेट बुक्स, जो भी तुम्हारी फेवरेट बुक है उसका ऑडियो वर्जन पहले देख लो। तो दोस्तों में क्या होता है, तुम्हारा एक हैबिट बन जाती है कि हाँ भाई मैं ऑडियो बुक पर मैं टाइम जो है वो लगा सकती हूँ, मेरे लिए पॉसिबल है। ठीक है, इसी के साथ हमारा यूनिट 2 कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का जो वो फिनिश होता है। सामने सारे टॉपिक्स जो क्लियर कर लिए हैं, इसमें कुछ भी वैसे वाले क्वेश्चन नहीं है, इससे थ्योरी क्वेश्चंस, इससे मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स ही आएंगे। आपको ऐसा कुछ लिखने के लिए नहीं आने वाला कि नेटिक्विड या ऑडियो बुक आप कोई बताओ, ऐसा कुछ नहीं आने वाला, नॉर्मल क्वेश्चंस ही है इसमें। इसके बाद हम लोग जो है अपना नेक्स्ट स्पीकिंग स्किल करने वाले हैं। ठीक है, सो उसकी यूनिट पे मैं उसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी। इस वीडियो से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। PDF मैं इसकी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। पहली बात तो मैं ये इसलिए सॉरी कहना चाहूँगी कि मेरी जो बैकग्राउंड साउंड है उसमें काफ़ी सारी जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं, मैं काफ़ी हद तक कोशिश करती हूँ कि जो डिस्टर्बेंसेस है वो ना हो, बट स्टिल पूरी तरह से मैं बैकग्राउंड साउंड को जो है वो क्लियर नहीं कर पाती हूँ। उसके लिए आई एम सॉरी अगर आप लोगों को किसी भी तरह से प्रॉब्लम होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, अपने रिव्यू ज़रूर प्रोवाइड करें कि हाँ मेरी वीडियो हेल्पफुल है या नहीं, मेरे नोट्स जो है वो हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है, और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए पहले तो प्लीज़ उसको भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि दूसरे सब्जेक्ट के नोट्स आपको पहले प्रोवाइड कर सकूँ। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।